स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। यह आप यहां पे देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 1। ये पेपर 1 का है, सीटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए है और यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसमें 15 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो इस लाइक से जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। डैश के स्थान पर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या आएगा वो आपको बताना है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी इसे और डिटेल में समझ लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठचर्या का विशेष महत्व है। पाठचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का इस प्रकार संवर्धन किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। दूसरा प्रश्न है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। बताइए सेकेंड का आंसर करें। तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यानी क्या कहता है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति अपनाने से बच्चों में सक्रियता बढ़ती है और उनके मानसिक व शारीरिक विकास होता है। शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पे, और तीसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता नियम। बताइए 3 का आंसर करें। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सीखने का प्रभाव नियम। यानी सीखने का प्रभाव नियम अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। यह आपको हर एक क्वेश्चंस में, हर एक बार के प्रश्न में ये मिलेंगे आपको। जितने बार एग्जाम्स होते हैं उतने बार एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इस पर रहेगा ही रहेगा। बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। मानसिक विकास से, गणितीय विकास से, पठन विकास से, व्यवहार संबंधी विकास से। 4 का आंसर करें। तो 4 का जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड, पठन विकास से। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में समस्या होती है। यह मुख्यतः पठन विकार है। डिसलेक्सिया जो है वो मुख्यतः पठन विकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए 5 का आंसर करें। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए। इनके विकास के लिए विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों का इनके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए तथा मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। बताइए 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का जो राइट आंसर होगा, फीडबैक देने के लिए टेक्निकल वर्ड का यूज करेंगे, ऐसा नहीं। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर जाएगा 6 का वो 2 जाएगा कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, ये तो है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं हो सकता है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये हो सकता है। जिज्ञासा, ये भी होगा। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। नहीं है पूछ रहा तो ये नेगेटिव वाला, तो यही होगा आपका दूसरे के साथ झगड़ना। 7 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रतिभाशाली बालक में जिज्ञासा, अभिव्यक्ति की नवीनता तथा सृजनात्मक विचार जैसे गुण होते हैं, जिससे बालक विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करता है या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है। किसे जाता है? पियाजे को जाता है, पैवलोव को जाता है, कोहलबर्ग को जाता है या स्किनर को जाता है? किसने कहा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? ये किनका कथन है? 8 का आंसर करें। 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जिन पियाजे जो थे वे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी जो उनका विचार था तो उन्हें संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये तो हो नहीं सकता। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 कि कृतिका अक्सर घर पर अधिकतर ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि हो सकता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यही कारण है कि वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है, जबकि घर पर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य का साथ संबंध है? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। बताइए 10 का आंसर करें। तो 10 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेग, चरित्र विकास एवं वृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, रुचियाँ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय वस्तु एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बताइए 11 का आंसर करें। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं व्यक्ति के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास भी करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों के कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। बताइए 12 का आंसर करें। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यानी सीखना जीवन की एक मूल प्रक्रिया है। एक कक्षा में छात्र बेहतर तरीके से तभी सीख सकते हैं जब उसके समक्ष वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। एक शिक्षक अपने छात्रों के उत्तम ढंग से सीखने के लिए पुरस्कार, सफलता, उत्साह आदि कारकों का प्रयोग करके भी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? शैक्षिक संस्थान की
ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बताइए 13 का आंसर करें। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखना एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो लक्ष्योन्मुखी होती है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर होता है, एवं जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम जो है, सीखना जो है आप जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह आवश्यक नहीं कि शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त किया जाए। समाज में रहते हुए घर, पास पड़ोस, परिवेश एवं अन्य अनौपचारिक संस्थानों से भी अधिगम संभव है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए तो ठीक है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र प्रक्रिया है, ठीक है, ये नहीं है। यानी सीखना तो कहीं से भी सीखता है आदमी, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। तो अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं क्लास का बच्चा दृष्टिबाधित है को, तो ये 4 ऑप्शन दिया, 4 में से क्या होगा। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता, यानी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। बताइए 14 का आंसर करें। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य, दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। बताइए 15 का आंसर करें। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, धैर्य और दृढ़ता। चूँकि विद्यालय में सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, कुछ जल्दी बातें को ग्रहण कर लेते हैं तो कुछ इसके लिए अधिक समय लेते हैं, इसलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न को, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं 15 तक, और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर 30 तक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।